ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। कंपनी नियम 1773-1858 संपादित करें। कंपनी नियम, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियम के रूप में भी जाना जाता है, 1773 से 1858 तक भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश प्रभुत्व की अवधि को संदर्भित करता है। इस युग की शुरुआत ब्रिटिश संसद द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के साथ हुई, जिसने प्रभावी रूप से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया। इस अधिनियम से पहले कंपनी ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों के माध्यम से भारत में महत्वपूर्ण प्रभाव और शक्ति प्राप्त की थी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के भीतर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के मुद्दों को संबोधित करना था। इसने बंगाल में एक गवर्नर जनरल की स्थापना की और कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय बनाया। 2. पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के शासन को और विनियमित किया, जिससे कंपनी के मामलों की देखरेख के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण हुआ। इसने ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच शक्तियों का एक स्पष्ट विभाजन भी स्थापित किया। 3. चार्टर अधिनियम। कंपनी नियम अवधि के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों और भारत के शासन को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा कई चार्टर अधिनियम पारित किए गए थे। इनमें से उल्लेखनीय 1813, 1833 और 1853 के चार्टर अधिनियम थे। 4. विस्तार और समेकन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे कूटनीति, सैन्य विजय और स्थानीय शासकों के साथ गठजोड़ के माध्यम से भारत के विभिन्न हिस्सों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। इस अवधि में बंगाल, अवध और पंजाब जैसे क्षेत्रों का विलय देखा गया। 5. आर्थिक शोषण। कंपनी शासन को भारत के संसाधनों के शोषण द्वारा चिन्हित किया गया था, जिसमें भू राजस्व निष्कर्षण और भारी कर लगाना शामिल था, जिससे कुछ क्षेत्रों में व्यापक गरीबी और अकाल पड़ा। 6. सांस्कृतिक प्रभाव। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का भारतीय समाज, संस्कृति और प्रशासन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इसने पश्चिमी शिक्षा, कानूनी प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों की शुरुआत की, जबकि स्वदेशी उद्योगों और शासन की पारंपरिक प्रणालियों में गिरावट भी हुई। 7. सिपाही विद्रोह 1857। भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध या 1857 के भारतीय विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ यह विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भारतीय सैनिकों, सिपाहियों के बीच शुरू हुआ। विद्रोह को दबा दिया गया था, लेकिन इससे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया और भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश क्राउन शासन की शुरुआत हुई। कंपनी शासन ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी, जो 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने तक जारी रही। इसने भारतीय इतिहास में परिवर्तन और उथल-पुथल की एक महत्वपूर्ण अवधि को भी चिन्हित किया, जिसके उपमहाद्वीप की राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था के लिए दूरगामी परिणाम हुए। द क्राउन रूल 1858-1947 संपादित करें। क्राउन रूल, जिसे ब्रिटिश राज के रूप में भी जाना जाता है, 1858 से 1947 तक की अवधि को संदर्भित करता है, जब ब्रिटिश क्राउन ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंत के बाद सीधे भारत पर शासन किया था। इस अवधि के दौरान प्रमुख घटनाक्रमों का अवलोकन यहाँ दिया गया है। 1. सत्ता का हस्तांतरण। ब्रिटिश सरकार ने 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रत्यक्ष नियंत्रण ले लिया। भारत सरकार अधिनियम 1858 ने भारत के प्रशासन को कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया। रानी विक्टोरिया को 1877 में भारत की साम्राज्य घोषित किया गया था। 2. केंद्रीकृत प्रशासन।
क्राउन शासन के तहत अंग्रेजों ने भारत के लिए एक केंद्रीकृत प्रशासनिक संरचना की स्थापना की। ब्रिटिश अधिकारियों, जिन्हें सिविल सेवकों के रूप में जाना जाता था, को प्रमुख प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया गया था। भारतीय सिविल सेवा (ICS) को नागरिक प्रशासन का प्रबंधन करने के लिए बनाया गया था, जिसमें ब्रिटिश अधिकारी नौकरशाही के उच्च क्षेत्रों पर हावी थे। 3. विस्तार और समेकन। अंग्रेजों ने रियासतों के साथ विलय और संधियों के माध्यम से भारतीय क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। 19वीं शताब्दी के अंत तक लगभग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप ब्रिटिश शासन के अधीन था। 4. आर्थिक नीतियां। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का उद्देश्य ब्रिटिश हितों की सेवा करना था। भारत कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता और ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के बाजार में बदल गया था। अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी प्रणाली जैसी भू राजस्व प्रणालियों की शुरुआत की, जिसने अक्सर भारतीय किसानों का शोषण किया और गरीबी को बढ़ा दिया। 5. सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। ब्रिटिश शासन ने भारत में महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन लाए। पश्चिमी शिक्षा, कानूनी प्रणाली और संस्थानों को पेश किया गया, जिससे पश्चिमी शिक्षित कुलीन वर्ग का उदय हुआ। ईसाई मिशनरी गतिविधियों में वृद्धि हुई और ब्रिटिश प्रभाव के जवाब में सामाजिक सुधार आंदोलन उभरे। 6. राष्ट्रवादी आंदोलन। क्राउन शासन की अवधि में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन का उदय हुआ। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता उभरे, जिन्होंने अहिंसक प्रतिरोध, संवैधानिक तरीकों और कुछ मामलों में सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की वकालत की। 7. स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। वर्ष 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय स्वशासन की वकालत करने वाली प्रमुख राजनीतिक पार्टी बन गई। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष वर्षों में तेज हो गया, जिसकी परिणति व्यापक विरोध, सविनय अवज्ञा आंदोलनों और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन में हुई। 8. विभाजन और स्वतंत्रता। वर्ष 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया, जिसने ब्रिटिश भारत को 2 स्वतंत्र प्रभुत्वों, भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया। भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की, जबकि पाकिस्तान एक अलग मुस्लिम बहुल राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। विभाजन के परिणामस्वरूप व्यापक हिंसा और बड़े पैमाने पर पलायन हुआ। क्राउन शासन का भारत पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा, जिसने इसके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार दिया। जबकि इसने कुछ हद तक आधुनिकीकरण और विकास लाया, इसने शोषण, उत्पीड़न और स्वशासन के लिए भारतीय आकांक्षाओं के दमन को भी जन्म दिया।